नमस्कार। सुबह के 10 बज गए हैं। मैं शालिनी खंडेलवाल हाजिर हूं अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ अपडेट एट 10 में। सबसे पहले नजर बड़े अपडेट्स पर। नागरिकता संशोधन कानून के कार्यान्वयन पर गृह मंत्रालय ने किया स्पष्ट, भारतीय मुसलमानों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सीएए में उनकी नागरिकता पर असर डालने का कोई प्रावधान नहीं। कट्टरपंथी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट पर लगा बैन। सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत लगाया प्रतिबंध। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आतंकवादी ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडियाज टेकेड चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में होंगे शामिल। 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर सुविधाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे शिलान्यास। देश भर के युवाओं को करेंगे संबोधित। वंचित वर्गों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में लेंगे भाग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम सूरज पोर्टल का करेंगे शुभारंभ। विभिन्न राज्यों के लाभार्थियों से करेंगे वर्चुअल संवाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के समकक्ष ऋषि सुनक ने एफटीए वार्ता में प्रगति का किया स्वागत। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर हुई चर्चा। फोन पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द पूरा करने पर भी हुई बातचीत। सरकार ने जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार भारत के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आतंकी ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया कि जेकेएनएफ को जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने और आतंकवाद का समर्थन करने, राष्ट्र की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को चुनौती देने के लिए अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देते हुए पाया गया। मंगलवार को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत ये कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय ने एक आदेश में कट्टरपंथी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के घटक जेकेएनएफ को तत्काल प्रभाव से गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया है। नईम अहमद खान के नेतृत्व वाले जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट पर यह आदेश 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय मुसलमानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएए में उनकी नागरिकता पर असर डालने का कोई प्रावधान नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून के कार्यान्वयन पर गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सीएए का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें अपने हिंदू समकक्षों के समान अधिकार हैं। मंत्रालय के मुताबिक किसी भी भारतीय नागरिक को नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा। आइए सीएए के तहत आवेदन करने की सरल प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। इंडियन सिटीजनशिप ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करना हुआ है बहुत आसान। सबसे पहले पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज कीजिए। इसके बाद स्क्रीन पर आपसे पूछे जाएंगे कुछ आसान लेकिन महत्वपूर्ण सवाल। आपके उत्तर के आधार पर आपको उचित फॉर्म में आवेदन करने का सुझाव दिया जाएगा, जिसके द्वारा आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपको फॉर्म में सूचित दस्तावेजों की स्कैन्ड कॉपी अटैच करनी है। इसके बाद एप्लीकेशन फी का भुगतान करना है। तत्पश्चात सारे ओरिजिनल दस्तावेजों के साथ डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास बताए गए दिन और समय पर जाना है, जहां दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होगा। अगर सफलतापूर्वक वेरिफिकेशन हो जाता है तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर आपको निष्ठा शपथ लेने का अनुरोध करेंगे। साथ ही में आपको लिखित निष्ठा शपथ पर हस्ताक्षर करने हैं। डेजिग्नेटेड ऑफिसर भी अपने हस्ताक्षर दर्ज करेंगे। राज्य स्तर पर एक एम्पावर्ड कमेटी स्थापित है
जो नागरिकता प्रदान करने की फाइनल अथॉरिटी है। एम्पावर्ड कमेटी के चेयरमैन के हस्ताक्षर के बाद ही सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन प्रदान किया जाएगा, जो आपको पोर्टल के जरिए डिजिटल फॉर्मेट में प्राप्त होगा। यदि आपको इंक साइंड सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको उस विकल्प का चयन आवेदन करते समय ही कर देना है और प्रक्रिया के अंत में आपको वो लेने के लिए एम्पावर्ड कमेटी के एड्रेस पर जाना होगा। आपकी नागरिकता, आपका अधिकार। जय हिंद। भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड से संबंधित समूचा डेटा मंगलवार को निर्वाचन आयोग को सौंप दिया। आयोग ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनावी बॉन्ड से संबंधित डेटा उसे दे दिया है। सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट बैंक के उस अनुरोध को खारिज कर दिया था जिसमें उसने राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए चुनावी बॉन्ड के विवरण, नकदीकरण की तारीख और चुनावी बॉन्ड के मूल्य का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा था। न्यायालय ने स्टेट बैंक को निर्देश दिया था कि वो मंगलवार को कार्य अवधि समाप्त होने तक निर्वाचन आयोग को ये डेटा सौंप दे। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को भी इस विवरण को 15 मार्च की शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। और अब बात आज होने वाले बड़े कार्यक्रम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडियाज टिकट चिप्स फॉर विकसित भारत में शामिल होंगे और लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के युवाओं को भी संबोधित करेंगे। अब से थोड़ी देर में करीब 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री की परिकल्पना भारत को सेमीकंडक्टर की डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है ताकि देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिले। इस परिकल्पना के अनुरूप धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र, गुजरात में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सुविधा निर्माण, मोरीगांव असम में आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा और साणंद गुजरात में आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा के लिए आधारशिला रखी जा रही है। इन सुविधाओं के जरिए सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम दृढ़ होगा और भारत में इसकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी। ये इकाइयां सेमीकंडक्टर उद्योग में हजारों युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार जैसे संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देंगी। कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर उद्योग के दिग्गजों के साथ साथ कॉलेजों के हजारों छात्रों सहित युवाओं की भारी भागीदारी नजर आएगी। वंचित वर्गों को ऋण सहायता के लिए राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क को चिन्हित करने वाला एक कार्यक्रम भी आज होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण यानी पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ करेंगे और देश के वंचित वर्गों के 1 लाख उद्यमियों के लिए ऋण सहायता स्वीकृत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और स्वच्छता कार्यकर्ताओं सहित वंचित समूहों के विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मशीनी स्वच्छता व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई यानी नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई मित्रों को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और पीपीई किट भी वितरित करेंगे। इस कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं के वंचित समूहों के लगभग 3 लाख लाभार्थी भाग लेने वाले हैं, जो देश भर के 500 से ज्यादा जिलों से कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्रिटिश समकक्ष ऋषि सुनक से फोन पर बात की।
इस दौरान दोनों नेताओं के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए को लेकर चर्चा हुई। साथ ही दोनों नेताओं ने एफटीए वार्ता को जल्द ही पूरा करने के संबंध में हुई प्रगति का स्वागत किया। फोन पर बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को आने वाले होली के त्योहार की शुभकामनाएं दी। साथ ही आगे संपर्क में रहने पर भी सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनक के साथ वार्ता के बारे में एक्स पर एक पोस्ट किया। अपनी पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लिखा कि ब्रिटिश समकक्ष ऋषि सुनक के साथ अच्छी बातचीत हुई। हमने द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने और पारस्परिक रूप से लाभप्रद मुक्त व्यापार समझौते के शीघ्र समापन के लिए काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के साथ जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत शक्ति अभ्यास के साक्षी बने। मंगलवार को इस अभ्यास के दौरान उन्होंने तीनों सेनाओं के फायरिंग और त्वरित कार्रवाई अभ्यास भारत शक्ति का अवलोकन किया। भारत शक्ति में देश की शक्ति के प्रदर्शन के रूप में स्वदेशी हथियार प्रणालियों और प्लेटफॉर्मों की एक श्रृंखला प्रदर्शित की गई। इस अभ्यास में T-90 IM टैंक, धनुष और सारंग गन सिस्टम, आकाश हथियार प्रणाली, लॉजिस्टिक्स ड्रोन, रोबोटिक म्यूल, उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर और मानव रहित विमान शामिल हुए। तीनों सेनाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की इस शक्ति की गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। कल ही भारत ने MIRV आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस लंबी दूरी की क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया है। दुनिया के बहुत ही कम देशों के पास इस तरह की आधुनिक टेक्नोलॉजी है, इस तरह की आधुनिक क्षमता है। ये डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की एक और बड़ी उड़ान है। साथियों, विकसित भारत की कल्पना आत्मनिर्भर भारत के बिना संभव ही नहीं है। भारत को विकसित होना है तो हमें दूसरों पर अपनी निर्भरता को कम करना ही होगा और इसलिए आज भारत खाने के तेल से लेकर आधुनिक लड़ाकू विमान तक हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरों पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि सरकार ने बीते 10 वर्षों में देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक के बाद एक कई बड़े कदम उठाए हैं। हमारी तोपों, टैंकों, लड़ाकू जहाजों, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम, ये जो गर्जना आप देख रहे हैं, यही तो भारत शक्ति है। हथियार और गोला बारूद, संचार उपकरण, साइबर और स्पेस तक हम मेड इन इंडिया की उड़ान अनुभव कर रहे हैं। यही तो भारत शक्ति है। हमारे पायलट्स आज भारत में बने तेजस लड़ाकू विमान, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। यही तो भारत शक्ति है। हमारे सेलर्स पूरी तरह से भारत में बनी पनडुब्बियां,
डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर में लहरों के पार जा रहे हैं। यही तो भारत शक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया और साबरमती आश्रम परियोजना के मास्टर प्लान का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद साबरमती आश्रम में आयोजित एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। आश्रम भूमि वंदना नामक मास्टर प्लान को लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो देश अपनी विरासत संजो नहीं पाता, वो अपना भविष्य खो देता है। जिस आश्रम ने इतिहास का सृजन किया हो, जिस आश्रम की देश की आजादी में इतनी बड़ी भूमिका रही हो, जिसे देखने के लिए, जानने के लिए, अनुभव करने के लिए दुनिया भर से लोग यहां आते हो, उस साबरमती आश्रम को सहेज कर रखना हम सभी 140 करोड़ भारतीयों का दायित्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात ने देश को अपनी विरासत को सहेजने का रास्ता दिखाया था और उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय विरासत से जुड़े प्रेरणा स्थलों के विकास का भी अभियान चलाया है। वो विरासत को संभाले हुए है। ये अहमदाबाद शहर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। रानी की वाव, चांपानेर और धौलावीरा भी वर्ल्ड हेरिटेज में गिने जाते हैं। हजारों वर्ष पुराने पोर्ट सिटी लोथल की चर्चा दुनिया भर में है। गिरनार का विकास हो, पावागढ़, मोढेरा, अंबाजी, ऐसे सभी महत्वपूर्ण स्थलों में अपनी विरासत को समृद्ध करने वाले काम किए गए हैं। साथियों, हमने स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी विरासत के लिए राष्ट्रीय प्रेरणा से जुड़े अपने स्थानों के लिए भी विकास का अभियान चलाया है। राजपथ हुआ करता था, हमने राजपथ को कर्तव्य पथ के रूप में विकसित करने का काम किया। हमने कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की। हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्वतंत्रता संग्राम और नेताजी से जुड़े स्थानों का विकास किया, उन्हें सही पहचान भी दी। हमने बाबा साहब आम्बेडकर से जुड़े स्थानों का भी पंच तीर्थ के रूप में विकास किया। यहां एकता नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के कई प्रमुख खंड राष्ट्र को समर्पित किए। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश के कोने कोने में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है। नई योजनाएं शुरू हो रही हैं। उनके लिए ये विकास परियोजनाएं सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का मिशन है। गुजरात में दहेज में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले पेट्रोकेमिकल परिसर का भी शिलान्यास हुआ है। और ये प्रोजेक्ट हाइड्रोजन उत्पादन के साथ साथ देश में पॉलीप्रोपिलीन की डिमांड को पूरा करने में अहम भूमिका निभाने वाला है। आज ही गुजरात और महाराष्ट्र में एकता मॉल्स का भी शिलान्यास हुआ है।
ये एकता मॉल्स भारत के समृद्ध कुटीर उद्योग, हमारे हस्तशिल्प, हमारा वोकल फॉर लोकल का जो मिशन है, उसको देश के कोने कोने तक ले जाने में सहायक होगा और उसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव को भी मजबूत होते हम देखेंगे। अब बात राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्य की। उपराष्ट्रपति और संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सिक्किम से नवनिर्वाचित सदस्य दोरजी शेरिंग लेप्चा को राज्यसभा की शपथ दिलाई। इस अवसर पर लेप्चा के परिजन और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। दोरजी शेरिंग लेप्चा बीजेपी की टिकट पर सिक्किम से उच्च सदन के लिए चुने गए हैं। अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं इतिहास में आज की तारीख से कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हुई हैं। 13 मार्च साल 1800 को नाना फडणवीस का निधन हुआ। उनका वास्तविक नाम बालाजी जनार्दन भानु था। नाना फडणवीस अपनी बहादुरी, चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध रहे। जब पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा जा रहा था, उस समय वे पेशवा की सेवा में नियुक्त थे। वे एक वीर योद्धा और प्रभावशाली मराठा मंत्री थे। नाना फडणवीस का टीपू सुल्तान से भी युद्ध हुआ। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप नाना ने कुछ ऐसे क्षेत्र पुनः प्राप्त कर लिए जिन्हें टीपू ने बलपूर्वक अपने अधिकार में कर लिया था। उन्होंने मराठा साम्राज्य की शक्ति को एक नेतृत्व के नीचे एकत्र करने का सफल प्रयास किया था। नाना फडणवीस का नाम उन योद्धाओं में शुमार है जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम मराठा युद्ध का संचालन किया। अपडेट एट 10 में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं राजस्थान के पोखरण में हुए तीनों सेनाओं के सैन्य अभ्यास भारत शक्ति की कुछ झलकियों के साथ। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है। आज हमारा पोखरण एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता, भारत का आत्मविश्वास और भारत का आत्मगौरव, इस त्रिवेणी का साक्षी बना है। भारत शक्ति का ये उत्सव शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। हमारी थल सेना के जवान भारत में बने आधुनिक अर्जुन टैंक और तोपों से देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। यही तो भारत की शक्ति है।